प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ये बैठक कई मायनों में खास रही। कोरोना काल के चलते करीब 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के बजाय फिजिकल तौर पर यह बैठक ली। पीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दूसरी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक ली है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया है। साथ ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। वहीं 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में पशुपालन विकास योजना का ऐलान किया गया। सरकार के इस फैसले से देश किसानों और पशुपालकों को लाभ देगा। इस क्षेत्र में 9800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी। प्रधानमंत्री के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसके साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों के परिवारजनों के साथ भी संवाद किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। एक महिला की मृत्यु हुई और 9 लोगों को अब तक पता नहीं चल पाया है। जिनके घरों को नुकसान हुआ है और जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें मदद दी जाएगी। रमेश बैस ने झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल थे। बता दें कि रमेश बैस 7 बार सांसद रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के खतरे के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है, जिसमें महामारी को लेकर 5 स्तरीय कार्यक्रम बनाने की बात कही गई है। सरकार की ओर से राज्य को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और भीड़भाड़ वाली जगहों को नियंत्रित करने के लिए कहा है। एडवाइजरी में राज्यों को कोरोना का प्रबंधन सही तरीके से सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। आईएमए की चेतावनी के बाद भी पर्यटक टूरिस्ट स्पॉट पर भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बड़ी तादाद में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे। वहीं तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि ना तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 37,14,441 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 38,76,97,935 पर पहुंच गया है। तीसरी लहर से सावधानी बरतने की लोगों को सलाह भी दी जा रही है। देश में रिकवरी रेट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। तो वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.10% पर पहुंच गया है। चीन के वुहान से लौटने वाली देश की पहली कोरोना मरीज करीब 1.5 साल के बाद फिर से पॉजिटिव हो गई है। केरल के त्रिशूर में रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट ने दिल्ली जाने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया। उसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई। उसे बिना लक्षण वाला संक्रमण है। वहीं 20 साल की छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सभी हैरान हैं। केरल में जीका वायरस का 4 और लोगों में संक्रमण पाया गया। इनमें एक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और एक 16 वर्षीय लड़की भी शामिल है। 2 अन्य लोगों को मिलाकर इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 23 हो गई है। वहीं केरल में 9 जुलाई को वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई थी। 22 जुलाई से संसद के बाहर होने वाले विरोध प्रदर्शन पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी। 200 लोग बस से जाएंगे और संसद के बाहर बैठेंगे। पुलवामा मुठभेड़ में कश्मीर के आईजीपी ने बताया कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके साथ ही लश्कर का कमांडर एजाज उर्फ और 2 स्थानीय आतंकवादी भी मारे गए। उन्होंने बताया कि अबू हरेरा श्रीनगर और पुलवामा में सक्रिय था। सीमा पर तनाव के चलते द्विपक्षीय रिश्तों में खटास के बावजूद भारत चीन के आपसी कारोबार में तेज उछाल आया। चीन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में द्विपक्षीय कारोबार पिछले वर्ष के मुकाबले 62.7% बढ़ा है। वहीं हाल ही के वर्षों का ये सर्वाधिक छमाही आंकड़ा है। पाकिस्तान के उत्तरी राज्य खैबर पख्तूनख्वा में एक बस से बम धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में चीन के भी 9 नागरिक शामिल हैं। ये सभी इंजीनियर थे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा एक पाकिस्तानी सैनिक की भी मौत हुई है।
टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनने के लिए भारतीय खिलाड़ी का पहला दल 17 जुलाई को जापान रवाना होगा। भारत की तरफ से 119 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यीय दल शामिल होगा। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल होगा। पहले दल में 90 एथलीट और अधिकारी शामिल होंगे। सबकी निगाहें देश के लिए गोल्ड पर है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने नई घोषणा में भारत को 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी देने का फैसला किया है। इससे पहले भारत को 2023 में सुदीरमन कप का आयोजन करना था, लेकिन इसे चीन को सौंपने का फैसला किया गया। भारत ने 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी स्वीकार कर ली है। स्विट्जरलैंड के स्टार रोजर फेडरर ने भी ओलंपिक में नहीं खेलने का फैसला किया है। पिछले महीने ही स्पेन के राफेल नडाल ने भी ओलंपिक से नाम वापस ले लिया था। तो वहीं सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक की शुरुआत होनी है। केंद्र सरकार के खिलाफ आज देश के प्रमुख शहरों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोला। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नागपुर में महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी मोदी सरकार कीमत बढ़ा रही है। सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार की वजह से पेट्रोल हर शहर में सेंचुरी लगा रहा है। लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है। खाने पीने की सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जसदन चौक से साइकिल रैली की शुरुआत की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र पर हमला किया। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी साइकिल रैली में शामिल होते हुए केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। मंदसौर के गांधी चौराहे पर कांग्रेस ने भारी भरकम बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बिजली बिलों को जलाया। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेताओं ने मंदसौर में बिजली बिलों की होली जलाई थी, लेकिन सत्ता में आते ही वे सब कुछ भूलकर जनता को भारी भरकम बिल भेज रहे हैं। यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सीएम भूपेश ने कहा कि राजनीति करने के लिए कानून नहीं बनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का हल कानून से नहीं होगा। आगे उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन जागरण जरूरी है। विपक्ष के नेताओं ने 70 के दशक में नसबंदी कार्यक्रम का विरोध किया था। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पर लगा बैन इस साल भी नहीं हटेगा। नागपुर रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में व्यापक तौर पर ट्रांसफर करना उचित नहीं होगा। विभाग और समन्वय से ट्रांसफर हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लेते हुए ये ऐलान किया कि लाडली लक्ष्मी योजना को शिक्षा और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके तहत पंजीकृत लड़कियों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने पर 20,000 मिलेंगे। तो वहीं 21 साल की उम्र पूरी करने के बाद बाकी के 80,000 दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है। विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 11वीं और 12वीं की क्लास 25 और 26 जुलाई से शुरू की जाएगी। 50% की क्षमता के साथ कक्षाएं लगेंगी और 15 अगस्त तक सब ठीक रहा तो बाकी की क्लासेस पर भी विचार किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विद्या भारती के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। संघ के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती भवन के लोकार्पण में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले। मंत्री कमल पटेल, इंदर सिंह परमार, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद रहे। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने मुलाकात की। भूरिया गृह मंत्री से मिलने के लिए उनके निवास पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। भाजपा में खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। भाजपा में नंद कुमार के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनी सहित कई दावेदारों के नामों की चर्चा है। भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे का कहना है कि हर एक नेता को दावेदारी करने का पूरा हक है। खंडवा में कैंडिडेट कौन होगा फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। सांसद दिग्विजय सिंह 1 दिवसीय दौरे पर विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कोरोना से मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान दिग्विजय ने कहा कि ना मैं कोई राजनीतिक पंडित हूं, ना कोई भविष्यवक्ता, मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं। सीतापुर में भाजपा पदाधिकारियों के बीच अंतरकलह और आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सीतापुर के भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल और भाजयुमो के मीडिया प्रभारी कौशलेंद्र उर्फ इलू गुप्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और झूमाचटकी भी हुई। भीड़ ने किसी तरह से दोनों को शांत करवाया। वहीं दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने सरकारी नौकरियों में 3 बच्चों के नियम के संबंध में अहम आदेश दिए हैं। लक्ष्मण सिंह बघेल की अपील को खारिज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पर केवल 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन नियुक्ति होने से पहले तीसरी बार पिता बन गए, ऐसे अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति के लिए अपात्र ही माना जाएगा। ग्वालियर के किठौदा गांव के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक उन्होंने नाबालिग के दस्तावेज पर फर्जी मास्टर रोल और जॉब कार्ड बनाकर शासन को हजारों रुपए का चूना लगाया है।
मंडला के 19 नाबालिग बच्चों को रायपुर के एक बाल गृह में रेस्क्यू कर मंडला ला गया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चों को परिजनों ने पढ़ाई करने के लिए रायपुर के लाइफ शो फाउंडेशन में भेजा था, लेकिन इस संस्था के पास बाल गृह संस्थान चलाने की विधिवत अनुमति नहीं थी, जिसके चलते CWC ने अवैध रूप से चल रहे रायपुर नवापारा से 19 बच्चों को रिहा करवाया। दतिया में एक आरक्षक का शराब पीते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक एक ठेले पर शराब पीते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आरक्षक ने अपने कंधे पर सरकारी राइफल भी लटकाई हुई है। बता दें कि इससे पहले पोस्टमार्टम कराने गए ASI और आरक्षक का शराब पीकर उत्पात मचाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। सिंगरौली के सराई मारपीट के एक आरोपी ने 3 गुड़ी चौकी में पदस्थ ASI का कान काट दिया। घायल ASI को रीवा जिला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। दरअसल ASI 2 लोगों का विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे थे, तभी एक आरोपी ने गुस्से में उनका कान काट दिया। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। ग्वालियर के गोला मंदिर इलाके से मिली महिला की लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महिला की हत्या कर चेहरे को पहचान छिपाने के लिए कुचल दिया गया है। पंचनामा के बाद पुलिस लाश की पहचान में जुटी हुई है। इधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक लाश सड़ चुकी है। जबलपुर से नरसिंहपुर जा रहे कार चालक को 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। घायल कार चालक को स्थानीय लोगों की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही गोटेगांव पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मामले में घायल के बयान दर्ज कर जांच की बात कही है। धमतरी में पिता के बेरहमी से गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। मामला कुरुद क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पति ने पत्नी से मारपीट की, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पत्नी की शिकायत के बाद बिरझेर पुलिस ने पति सहित सास ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पोलमी में बैरियर के पास ट्रक के बाइक सवार को ठोकने से ही पूरा हादसा हुआ। घटना के बाद से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। वहीं कुकतूर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोबरा नवापारा के ग्राम कुर्रा में आज सुबह 4 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो में सवार 9 में से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया है। बता दें कि स्कॉर्पियो में सवार 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में नक्सल रंजीत ने सरेंडर कर दिया है। रंजीत नक्सली कमांडर रमन्ना का बेटा है। आज तेलंगाना के DGP ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कई नक्सली नेताओं की मौत के चलते रंजीत के संगठन को छोड़ने की खबर है। छिंदवाड़ा के हराई रेंज में वन विभाग के कर्मचारी ने खोए हुए तेंदुए के शावक को उसकी मां से मिलवाया। दरअसल एक ग्रामीण थैले में तेंदुए के बच्चे को लेकर रेंज ऑफिस पहुंचा। तेंदुए का बच्चा उसे जंगल के रास्ते में मिला था। वहीं दूसरे जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उसने थैले में भरकर वन विभाग के कार्यालय को सौंप दिया। सूरजपुर के धुर गांव में ग्रामीण के कुएं में एक भालू गिर गया, जिसे 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया। दरअसल भालू जब कुएं में गिरा तब उसकी आवाज सुनकर लोगों को जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने वन अमले को इसकी सूचना दी, जिसे सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिसके बाद भालू ओरंगी जंगल की ओर चला गया। तालाबों की नगरी दतिया का अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। दरअसल नगर पालिका कर्मी शहर का पूरा कचरा इन तालाबों में डाल रहे हैं, जिससे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। वहीं तालाब किनारे बने भैरव मंदिर के महंत का कहना है कि पुलिसकर्मी रातों रात ट्रैक्टरों से कचरा डालने का काम करते हैं। शिवपुरी में एक हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद व्यक्ति ने खुद को जिंदा करने की गुहार शिवपुरी जिला पंचायत के एडिशनल CEO के सामने लगाई। वहीं एडिशनल CEO ने जांच के बाद मृतक को इंसाफ दिलाने की बात कही है। पौधारोपण महाअभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व बलों की ओर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए। वहीं रायपुर रेंज के कार्यालय में CRPF के DIG बलराम बेहरा ने बताया कि केंद्रीय फोर्स देश की रक्षा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रही है।